Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 20th lecture of course titled Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. आज के लेक्चर में हम कोवेरियंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस निकालेंगे by using the electromagnetic field tensor which is obviously of second rank tensor. ये हमने पिछले लेक्चर में इसकी फॉर्म डेवलप की थी. वी नो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और आज हम जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको बेसिकली हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ फील्ड टेंसर. और चूंकि फील्ड टेंसर सेकेंड रैंक टेंसर है और नो टेंसर जो होता है वो कोवेरियंस होता है अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. सो देयरफॉर इन इक्वेशंस को भी हम फील्ड टेंसर में लिखेंगे सो दैट वी कैन से दीज इक्वेशंस आर इन कोवेरियंस फॉर्म आर इनवेरिएंट फॉर्म. So first equation हम लेते हैं divergence of E is equal to 4 pi rho. Remember this is a capital E जो bold form में है, ये vector form है and divergence of any vector is a scalar quantity जो कि आपको right hand side पे भी नज़र आ रही है. This is 4 pi rho. Rho is the charge density और जो कि एक स्केलर होती है. सो ओवरऑल ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. वी कैन राइट पार्शियल E1 ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल E2 ओवर पार्शियल x2 प्लस पार्शियल E3 ओवर पार्शियल x3. राइट हैंड साइड पे आपके पास वही है 4 पाई रो. अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में या टेंसर फॉर्मलिज्म में तो वही हम जानते हैं कि इसके अंदर वेरिएशन जो है 4 डायमेंशन होने की वजह से 4 कंपोनेंट्स आएंगे. अब आप अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव 3 कंपोनेंट्स E1, E2 एंड 3. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द 4th कंपोनेंट. अब E4 तो मुमकिन नहीं है बिकॉज आपने देखा है कि कंपोनेंट्स भी जब हमने फील्ड टेंसर में देखे थे तो वो भी आपके पास E1, E2, E3 की शेप में थे. बट अगर इनको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड टेंसर तो फील्ड टेंसर में एक चौथा कंपोनेंट ज़रूर हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज उसमें हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 1 to 4 है. लाइक अगर मैं कहूँ कि F11 है तो देन F12, F3, F14 वो चारों कंपोनेंट्स हैं. सिमिलरली अगर आप उसमें बात करेंगे सेकेंड रो में तो देन वी F21, 22, F23 एंड 24. सो इसको जब हम फील्ड टेंसर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम चौथा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और वो ऑब्वियसली 0 कंपोनेंट हम उसकी वैल्यू जो है वो लगाएंगे. बट हमें इसको कन्वर्ट करने से पहले हमें फिर रिकॉल करना है फील्ड टेंसर के फील्ड टेंसर क्या है. ये वो फील्ड टेंसर है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया है. इसको एक दफ़ा फिर से हम देखें तो इसके डायगोनल की वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं. वी कैन से F11, F22, F33 एंड F44. दीज ऑल हैव 0 वैल्यूज एंड वी हैव F13 इज इक्वल टू S3, F12 is equal to S3, F13 is equal to minus S2. नो अब टारगेट क्या है. हमने ये कह रहे हैं कि हमने इसको लिखना फील्ड टेंसर में. दैट मीन वी हैव टू राइट E1, E2, E3 इन टर्म्स ऑफ F, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फील्ड टेंसर. सो अगर आप देखें E1 क्या है. E1 तो यहाँ पे कहीं हमें नजर नहीं आ रहा बट E1 के साथ अयोटा जरूर है. सो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं अयोटा सो दैट हम वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकें. और अयोटा का फ़ायदा हमें यहाँ राइट हैंड साइड पे भी होगा बिकॉज अगर आप एक और देखें तो हमने जो करंट डेंसिटी निकाली थी
वो भी आपकी उसका चौथा कंपोनेंट जो था वो अयोटा सी रो था। सो रिमेंबर कि हम राइट हैंड साइड पे भी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे टेंसर लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इन अ टेंसर फॉर्म। सो अब हम दोबारा से यहाँ देखें तो ये वो E1 है, तो इसके साथ अयोटा जो है वो लगा हुआ है। सो अगर हम पूरी इक्वेशन के साथ यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई कर दें, सो वी हैव पार्शियल अयोटा E1 ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल अयोटा E2 और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल अयोटा E3 और पार्शियल x8, तो ये स्ट्रेट अवे ये वाली वैल्यूज जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये है क्या, दिस इज F41 अयोटा E1, तो ये देखें यहाँ पे लिखा गया F41। सिमिलरली ये क्या है F42, तो ये हमने प्रीवियस इक्वेशन यहाँ पे 2 में इस अयोटा यहाँ पे था तो F42 रिप्लेस कर दिया, सिमिलरली F43 रिप्लेस कर दिया। और राइट हैंड साइड पे क्या किया हमने कि अयोटा तो ऑलरेडी पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई था, तो C से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और C से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो वो जो मल्टीप्लाई किया है वो तो अयोटा सी रो, वो चौथा कंपोनेंट जैसा हम कह रहे हैं करंट डेंसिटी का, तो हमने उसको एज ए J4 के तौर पर लिख दिया, और वो C आपका ऑलरेडी चूंकि हमने मल्टीपल डिवाइड किया तो लिखा गया। टारगेट ये है कि इसको टेंसर फॉर्म में लिखना है, बट स्टिल इट इज इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। सो अगर आप केयरफुली देखें तो ये 41, 42, 43 है, देयर इज a component which is missing here, so that हम इसको टेंसर फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में लिख सकें, और वो जो पैटर्न है वो बेसिकली F44 बनता है, और F44 जो है वो आप यहाँ पे देखें तो 0 है, तो अगर F44 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी आसानी से F44 को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बिकॉज इट हैज 0 वैल्यूज। अब हम इसको सम कर सकते हैं, तो सम करने से हमें क्या मिलेगा, ये एफ न्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो हो रही है सेकंड कंपोनेंट में हो रही है 1, 2, 3 एंड 4। सो वी हैव F4 न्यू ओवर पार्शियल x न्यू इज इक्वल टू 4 पाई ओवर C J4। अब आप यहीं से दोबारा ये निकाल सकते हैं, व्हेन एवर यू वेरिएट द वैल्यूज ऑफ न्यू, आपके पास ये बन जाएगा, जब न्यू 1 रखेंगे तो नीचे भी 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 1 x1, 4 2 x2, 4 3 x3 एंड 4 4 x4। एक चीज और आप केयरफुली देखें तो हमने ये कहा था कि ये जो टेंसर वाली क्वांटिटीज होती हैं ये बैलेंस होती हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, जो बड़ा इजीली आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक इंडिसेस है और वो है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 ही बचना चाहिए आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, और वो आप देख रहे हैं कि न्यू न्यू चूंकि सेम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड यू लेफ्ट विद ओनली इंडेक्स 4, और यही आपके पास राइट हैंड साइड पे इंडेक्स 4 है। सो इंडिसेस वाइज ये इक्वेशन बैलेंस है, सो हम कह सकते हैं कि ये करेक्टली लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ टेंसर फॉर्मलिज्म। सो आप देख रहे हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में, बट स्टिल हमारा टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये 4 को भी हमने रिप्लेस करना है विद एन इंडिसेस, और ये एक इक्वेशन लिखी है, बाकी इक्वेशन को देखते हैं, उससे हम बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे J1, J2, J3, तो आपके पास पूरे 4 कंपोनेंट हो जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, फिर आप इनको सम कर सकेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 आ चुका है तो फिर आप यहाँ से अगली जो इक्वेशन है उससे क्या निकालना चाहेंगे, पार्शियल F1 न्यू ओवर पार्शियल x न्यू 4 पाई C J1, इस तरीके से 2 न्यू इधर आ जाएगा, 2 3 न्यू इधर 3 आ जाएगा। तो जब 4 इक्वेशन बनेंगी तो उनको सम करेंगे तो आप एक सिंगल इक्वेशन में फिर उसको लिख सकेंगे। सो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इनको बाकी 3 कंपोनेंट्स निकालने हैं इसके, उसके लिए हम ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन, और ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि ये कर्ल की फॉर्म में है और कर्ल को हम इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, इस t को भी हमने रिप्लेस करना होता है, और ये j का मतलब इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, J1, J2, J3, J4 ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं उसके लिए इक्वेशन, तो t को हम बड़ी आसानी से
रिप्लेस कर सकते हैं विद x4, और ये वही है, जब यहाँ पे अयोटा टी रखेंगे तो वो पार्शियल टी वन हो जाएगा। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कंपोनेंट्स को, I1, I2 और I3 को। Remember, I1 correspond to x-axis, I2 correspond to y-axis, and I3 correspond to z-axis, या correspond to kth component, ये jth component, ये ith component। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो लेकिन कंपेयर करने से पहले इसकी एक और फॉर्म हमने बना ली है, चूंकि इसके अंदर भी कंपोनेंट थे E1, E2, E3, और ये अयोटा सी यहाँ पे आ चुका है, सी विल बी कैंसल आउट, और ये अयोटा अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर, फील्ड टेंसर में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स है उनके साथ अयोटा लगा हुआ है, सो देयरफॉर ये अयोटा हमें हेल्प करेगा उसको लिखने में। अब अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, दैट इज I1 को कंपेयर करें, तो वी हैव पार्शियल H3 ओवर पार्शियल X2 माइनस पार्शियल H2 पार्शियल X3, ये पहला कंपोनेंट आ जाएगा, और ये 4 पाई सी J1 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज रखनी है। अगेन अगर हम फील्ड टेंसर पे जाएं तो हमें H3, H2 और अयोटा E1 की वैल्यू रिप्लेस करनी, और ये फील्ड टेंसर है। H3 आपके पास F12 है, माइनस H2 आपके पास F13 है, और राइट हैंड साइड पे वहाँ पे चूंकि अयोटा E1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको कंसीडर करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो ये आपके पास F13 बन जाएगा। सो ये अब आप देख लें कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया थ्रू फील्ड टेंसर के कंपोनेंट से, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास F1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे था अयोटा E1, इसको भी जब हम कंसीडर करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये नेगेटिव के साथ होगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है माइनस अयोटा E1 वो F14 की वैल्यू, सो देयरफॉर और ये माइनस H2 ये F13 इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन, अगेन ये उस इक्वेशन की तरह है जहाँ पे अभी एक कंपोनेंट मिसिंग है, और वो है, अगर आप पैटर्न देखें तो आपको F11 मिसिंग नजर आ रहा है, और रिकॉल करें तो F11 जो है फील्ड टेंसर में वो 0 है। सो 0 होने की वजह से आप उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वंस अगर हम F11 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, वो भी हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये कंप्लीट आपके पास समेशन फॉर्म बन चुकी है 1, 2, 3, 4, सो यू कैन राइट एज F1 न्यू ओवर पार्शियल X न्यू, सो दैट अगेन जैसे प्रीवियस इक्वेशन में देखा है तो ये मैथमेटिकली टेंसर फॉर्म में बैलेंस है, बिकॉज न्यू विल बी कैंसल आउट एंड यू हैव पार्शियल F1 ओवर पार्शियल X, तो यहाँ पे भी J1 ही बच रहा है। सो ये एक इक्वेशन बन गई, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था एक है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट, तो आपको ऐसे ही बाकी 3 कंपोनेंट्स निकालने हैं फॉर F1 न्यू, F2 न्यू एंड F3 न्यू। अब एक तो हमने यहाँ पे करके देख ली है, बाकी 2 जो है वो आपने सिमिलरली ये निकाल लेने हैं, और उसके लिए वही है, आपने यहाँ से इसका सेकंड कंपोनेंट लेना है, और सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा, विद नेगेटिव साइन आना है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं पार्शियल A1 ओवर पार्शियल X3 माइनस पार्शियल A3 ओवर पार्शियल A1। आई थिंक यहाँ पे A1 नहीं है, आप इसको रिप्लेस करें, बिकॉज आपके पास प्रीवियस इक्वेशन देखें तो ये H है, तो ये H आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे H3 आ गया, और ये आप यहाँ पे भी रिप्लेस कर दें, बिकॉज आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो इन टर्म्स ऑफ H आनी चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली पार्शियल H1 ओवर पार्शियल H1 ओवर पार्शियल X3 माइनस पार्शियल H3 ओवर पार्शियल X1 आएगा। तो
आ रहा है आपके पास H1 प्लस के साथ H3 माइनस के साथ। और ये अगर आप दोबारा फील्ड टेंसर को देखें H1 प्लस के साथ यानी F आपके पास 2 3 आ रहा है, और फिर नेगेटिव के साथ आ रहा है, वो नेगेटिव बेसिकली यहाँ पे बन रहा है आपके पास F21। सो 2 3 और 2 1 तो यहाँ से मिल रहा है। बाकी अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो वो आप चूंकि सेकंड कंपोनेंट लेंगे तो सेकंड कंपोनेंट E2 के साथ मिलेगा, यानी अयोटा E2 प्लस के साथ। अगेन जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर करेंगे हम, जैसे इसको हमने कंसीडर किया था, तो नेगेटिव के साथ माइनस अयोटा E2 के साथ। और यहाँ पे देखें तो ये अगेन आप देखें ये माइनस अयोटा E2 है, दिस विल बी F24। सो ये तीन कंपोनेंट मिल रहे हैं। यू कैन से F21, दिस इज 2 3 और 2 4। अब उसमें अगेन मिसिंग होगा F22 मिसिंग, तो F22 चूंकि 0 है तो आप उसके साथ मिला सकते हैं F22 को, तो आपके पास एक कंप्लीट पैटर्न मिल जाएगा F21, 22, 23 और 24 के, जिसको आप सम करेंगे तो वो आपके पास F पार्शल F2 न्यू ओवर पार्शल X न्यू बन जाएगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। और राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली वो J2 ही बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे J1 बना लिया है। और J1 कैसे बना था दोबारा मैं बता दूं, ये यहाँ से आप इसको कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रेट अवे 4 पाई/C J2 लिखा है। सिमिलरली आप जब थर्ड इक्वेट करेंगे तो आपको ये 3 मिलेगी। अब आप देखें आपके पास ये 3 इक्वेशन बन गई, 5, ये 1, इधर 1 है, ये 2 है, ये 2 के साथ ये 3, ये 3। और चौथी इक्वेशन हम ऑलरेडी पहले डेवलप कर चुके हैं, उसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 4 का। इन 4 को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास 1 2 3 4 है, और यहाँ पे भी 1 2 3। इस सब की जगह हम एक और इंडेक्स यूज कर लेते हैं, और उस इंडेक्स को हम कहते हैं कि वो म्यू इंडेक्स है। और म्यू को वेरी करें तो आपके पास वो 4 इक्वेशन बन जाएंगी। जैसे म्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो इस तरीके से 4, और उन्हीं 4 से दोबारा वो लिखी जा सकती है। सो टेंसर का एडवांटेज ये होता है कि सम होने के बाद दोबारा से आप उनको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इनको दो इक्वेशन को लेके हमारे पास ये एक सिंगल इक्वेशन बन सकी, दिस इज इन कोवेरियंस फॉर्म। ये दो इक्वेशन मिलके एक बनी, और बाकी अब टोटल 4 इक्वेशंस थी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन। अब बाकी जो 2 इक्वेशंस हैं वो एज ए असाइनमेंट के तौर पे आप उसको करेंगे। ये 2 इक्वेशन रह गई हैं, एक डाइवर्जेंस ऑफ एच के लिए और एक कर्ल ऑफ ई के लिए। अभी हमने डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए किया था और कर्ल ऑफ एच के लिए किया था। इन 2 इक्वेशन को जब आप करेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। पैटर्न वही है जैसे हमने अभी इन 2 इक्वेशंस के लिए लिखा है। चूंकि एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और ये चूंकि कर्ल की फॉर्म में, तो 3 इक्वेशन यहाँ से बनेगी। लाइक जैसे अभी हमने कर्ल ऑफ एच के लिए लिखा है, 3 इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन वहाँ से, जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ 4 इक्वेशन लिखा जाएगा, और इस तरीके से ये उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। सो दिस इज एन असाइनमेंट। ये बड़ी आसानी से आप इसको भी प्रूव कर लेंगे। तो आई होप कि ये अब इसमें कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए आपको इन ऑर्डर टू राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस। अब 2 तरह की अब हमारे पास हमने कोवेरियंस फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन लिख ली है। एक मैक्सवेल इक्वेशंस हमने लिखी है कोवेरियंस फॉर्म इन टर्म्स ऑफ फील्ड टेंसर, और एक स्टार्ट में जब हमने किया था तो वो लिखी थी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। सो ये आपको जब भी प्रूव करना होगा सो आपको ये देखना होगा कि डिमांड किस में आ रही है। आइदर यू हैव टू राइट covariance form of Maxwell equation in terms of field tensor or in terms of vector potential. So thank you very much. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसकी और एप्लीकेशन करेंगे, इसको और फील्ड टेंसर को बेसिकली हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। So thank you very much.